नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान के टुकड़े होते दिखाई दे रहे हैं। किसी भी समय पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उससे अलग होने का ऐलान कर सकता है। सेना और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। लाखों लोग मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का आदेश है कि किसी भी कीमत पर लोगों को मुजफ्फराबाद नहीं पहुंचने देंगे। सेना को खुली छूट दी गई है कि प्रदर्शनकारियों को रोके, कितने भी लोगों की जान चली जाए, लेकिन कोई जिंदा आदमी मुजफ्फराबाद तक नहीं पहुंच पाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भी ऐलान कर दिया है कि हम अब गुलामी में नहीं रहेंगे। पाकिस्तान से आजाद होगा पीओके। प्रदर्शनकारियों की तरफ से आजादी की बात कही जा रही है। मुजफ्फराबाद असेंबली से आजादी का ऐलान करने की तैयारी है। वहीं पाकिस्तान की सेना इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान और अमेरिका में चौथे दिन भी हमलों का सिलसिला जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हफ्ते डील न होने पर पावर प्लांट्स और पुलों को उड़ाने की दी धमकी। तेहरान ने भी झुकने से किया इनकार। आज़ोव सागर में यूक्रेनी हमलों पर भड़का रूस। कीव पर गिराया 3 टन का बम। यूक्रेनी नागरिकों के लिए सबसे घातक रहा जून का महीना। 600 दिन से कैद में अमेरिकी वैज्ञानिक। चीन पर जासूसी केस में फंसाने का आरोप। ट्रंप सरकार ने पहले ही लापता वैज्ञानिकों के जांच के दिए हैं आदेश। और चलते चलते में देखेंगे कैसे जुड़वा भाइयों का एक सा चेहरा बना मुसीबत। पहचानने में मशीनें भी हुई फेल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को खत्म कर देंगे, अमेरिका की खुली धमकी। दुनिया भर के देशों से मांगा साथ। आईसीसी पर अपने अधिकार से बाहर जाकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को निशाना बनाने के लगाए आरोप। पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने पर भारत का बड़ा बयान। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अपने रुख पर कायम, कानून और तय नियमों के मुताबिक ही होगा प्रत्यर्पण। चीन में 10 साल में 10,000 ईसाई हुए अरेस्ट। सरकार से मान्यता प्राप्त चर्चों की बजाय अनरजिस्टर्ड या अंडरग्राउंड चर्चों में प्रार्थना करने के आरोप में हुई कार्रवाई। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में दावा। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच फिर ठप हुआ क्यूबा का बिजली ग्रिड। 10 दिनों में तीसरी बार हुआ राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैकआउट। बिजली के बिना रहने पर मजबूर हुए 10 मिलियन लोग। तो हम आजाद नहीं, गुलाम हैं और अब आजादी का ऐलान कर रहे हैं। यह ऐलान पाकिस्तान से आजादी का है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनता सड़क पर है, आजादी की मांग कर रही है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ लाखों लोगों ने कूच कर दिया है। रावलकोट, मीरपुर, कोटली बाग और दूसरे जिलों से लोग मुजफ्फराबाद कूच कर रहे हैं, जिससे शहबाज शरीफ की सरकार भी घबराई हुई है। सेना को उतार दिया है, मुनीर को खुली छूट दे दी है कि वो किसी भी तरह प्रदर्शन को कुचल दे। पाकिस्तान सरकार के मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि हमारी सेना जन आंदोलन को कुचल देगी। पीओके में वो ही होगा जो सेना और सरकार चाहेगी। हम बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से प्रदर्शनकारियों को जवाब सिर्फ बंदूक और बैरक से ही दिया जाएगा। और सिर्फ बयान ही नहीं दिए जा रहे, बल्कि सेना की सख्त कार्रवाई भी चल रही है। निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सेना सीधे गोली चला रही है। 24 घंटे में सेना की गोली से 10 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है। सेना को सख्त आदेश है कि किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद तक नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद से पूरे पीओके में गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों का हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कोई विवादित इलाका नहीं है और ना ही ये आजाद कश्मीर है, बल्कि ये पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है, अवैध कब्जे वाला इलाका। इस इलाके पर कब्जा हुआ है और अब इसे आजाद कराना है। हम अपनी आजादी मांग रहे हैं। यहां के लोगों के पास अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। यह हमारा हक है जो कोई छीन नहीं सकता। जीत से पहले ये जंग हरगिज खत्म नहीं होगी, भले ही हम सभी मारे ही क्यों न जाएं। ये हक और वजूद की जंग है जो खत्म नहीं होगी, बल्कि इस जंग को पाकिस्तान की सेना और भी खतरनाक स्थिति की तरफ ले जाने की तैयारी में है। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती को सही ठहराने के लिए सेना और सरकार साजिशें चल रही है।
जेएसी का दावा है कि पाकिस्तान की सेना आंदोलनकारियों की भीड़ में जैश और लश्कर के आतंकियों को घुसाने की तैयारी में है, जिससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिंसा भड़काई जाए, फिर दुनिया के सामने हिंसा को सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। बताया जाएगा कि नागरिकों के अधिकारों का यह आंदोलन असल में सरकार विरोधी आतंकी साजिश है। इससे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कार्रवाई शुरू करने का आधार मिल जाएगा। दरअसल ये पूरा बवाल विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर है, जिस पर 27 जुलाई को वोटिंग होनी है। शहबाज शरीफ की सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव टाला नहीं जाएगा, समय पर ही चुनाव होंगे, चाहे इसमें पीओके की पार्टियां हिस्सा लें या ना लें। जनता वोट दे या ना दे, चुनाव होंगे और हम सरकार भी बनाएंगे। ये साफ साफ चेतावनी है कि ना तो चुनाव टलेंगे और ना ही चुनाव के संभावित नतीजे बदलेंगे। यानी पीओके में जो खेल चलता रहा है वो चलता ही रहेगा। ये खेल 12 आरक्षित सीटों को लेकर है। पीओके की असेंबली की 45 सीटों में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। ये सीटें उसी के पाले में जाती हैं जिसकी पाकिस्तान में सरकार होती है और इन्हीं 12 सीटों की मदद से पीओके में सरकार बनती है। पीओके के लोगों का कहना है कि हमें अपनी सरकार चाहिए। जिन लोगों का पीओके से कोई मतलब नहीं है वो हमारी किस्मत भी तय नहीं कर सकते। पीओके के लोग इस आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सेना इस प्रदर्शन को कुचलने में जुटी हुई है और इस बीच सभी की नजरें टिकी हैं मुजफ्फराबाद पर, जहां से आंदोलनकारी किसी भी वक्त आजादी का ऐलान कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की जंग की। तो अमेरिका और ईरान के बीच लगातार चौथी रात भी भीषण हमलों का सिलसिला जारी रहा। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरानी तटीय क्षेत्रों के पास दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही ईरान के सभी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर से कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा युद्धपोत और सैकड़ों विमान तैनात है। यहां फिर नाकेबंदी लागू कर दी गई है क्योंकि अमेरिकी सेना ने इस इलाके में फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। 7 घंटे के अपने अभियान के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और नौसैनिक जहाजों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक क्षमताओं और तटीय रक्षा प्रणालियों के खिलाफ सटीक गोलीबारी की। ये हमले व्यापारिक जहाजों और नागरिक दल को धमकाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करने के लिए किए गए थे। इसके अलावा ईरान के पश्चिमी खुजिस्तान प्रांत के होवेई-जेह काउंटी में अमेरिकी मिसाइलों ने रात भर में एक गेहूं भंडारण साइट को भी निशाना बनाया। ईरान की तरफ से भी इन हमलों का करारा जवाब दिया गया। ईरान ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। जॉर्डन और कुवैत जैसे देशों ने बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इंटरसेप्ट करने की बात भी कही है। इस जवाबी हमले की जानकारी देते हुए ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा कि हमने अपने नस्र 2 अभियान की छठी लहर के दौरान अमेरिकी F-15, F-16 और F-35 लड़ाकू जेट विमानों और कई MQ-9 ड्रोनों को रखने वाले ठिकानों को तबाह कर दिया है। सुबह बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के अड्डे पर स्थित कमांड और कंट्रोल सेंटर, नौसेना सहायता प्रबंधन केंद्र, गोदामों और ईंधन टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। साथ ही कुवैत के मीना अब्दुल्ला में एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य रसद केंद्र को भी निशाना बनाया है। अगर यह संघर्ष जारी रहता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को सेवा देने वाले तेल और गैस निर्यात मार्गों को निशाना बनाया जा सकता है। क्षेत्र से ऊर्जा निर्यात या तो सभी के लिए होना चाहिए या किसी के लिए नहीं। IRGC ने कहा कि अमेरिका की बुराइयों के अंत तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। ईरानी सेना ने अमेरिका को तो चेतावनी दी ही, साथ ही कुवैत और जॉर्डन की जनता से बड़ी अपील भी की कि वो अपने देश में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विरोध करें। यानी ईरान अमेरिका के खिलाफ खाड़ी देशों में भी विद्रोह की चिंगारी भड़काने की कोशिशों में जुट गया है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन भी बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने हॉर्मुज से गुजरने वाले कार्गो पर 20% शुल्क लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। 24 घंटे बाद वो अपने फैसले से पलट गए। इसके साथ ही एक बार फिर उन्होंने ईरान को बातचीत की टेबल पर आने के लिए धमकाया है। ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते पावर प्लांट्स और पुलों की बारी आएगी। जब तक कि वो बातचीत की मेज पर नहीं आते, हम उनके सभी पावर प्लांट्स और पुलों को तब तक तबाह करेंगे जब तक वो बातचीत के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन ट्रंप की इन धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं दिख रहा, बल्कि वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। हमले के बदले हमला और धमकी के बदले धमकी।
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप की धमकियों का जवाब कार्रवाई से देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने देश के एक एक इंच क्षेत्र की रक्षा करेगा। पेजेश्कियान ने कहा कि ट्रंप का कठोरपन खुद अमेरिकी जनता के ही काबिल है। इस बीच ईरान के सपोर्ट में चीन का भी बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने कहा कि ईरान पर हमलों के जरिए अमेरिका ने दुनिया को खतरनाक कगार पर धकेल दिया है। अब प्राथमिकता यह है कि अमेरिका मध्य पूर्व में नए संघर्ष और अशांति पैदा करना बंद करे। अमेरिका और ईरान के बीच तेज होते इस संघर्ष का असर तमाम देशों पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हॉर्मूज बंद हो जाने से कार्गो शिपिंग भी रुक गई है, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार शुरू हुए हमलों का यह दौर आखिर कहां जाकर थमता है। अमेरिका और ईरान के बीच का यह संघर्ष कब तक जारी रहता है। और अब अगली खबर में बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। तो दोनों देशों के बीच जारी जंग विनाशकारी मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ही इस जंग में एक बार फिर भारी बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे लेकर चर्चा भी काफी तेज है। रूस ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो करीब 20 सेकंड का है, जिसमें यह दावा किया गया कि रूसी एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन के ओरखिव शहर पर FAB-3000 ग्लाइड बम से हमला किया है। वीडियो में एक भयानक विस्फोट, तेज धमाके की लहर और आसमान में उठता काले धुएं का गुबार दिखाई देता है, जिससे क्षेत्र में भयानक तबाही की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस हमले को लेकर दोनों ही देश अलग अलग दावे कर रहे हैं। एक तरफ रूस का यह कहना है कि बम यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों पर गिराया गया, जबकि यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि FAB-3000 एक रिहायशी इलाके में गिरा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर FAB-3000 ग्लाइड बम है क्या? तो ये कोई परमाणु हथियार नहीं है, बल्कि एक उच्च विस्फोटक बम है और ये रूस का सबसे शक्तिशाली पारंपरिक हवाई बमों में से एक माना जाता है। FAB-3000 रूस के जरिए इस्तेमाल किया जाने वाला 3 टन वजनी हवाई बम है। इसे सोवियत संघ के दौर में बनाया गया था ताकि भारी सुरक्षा वाले बंकरों और औद्योगिक ढांचों को खत्म किया जा सके। पहले इसे विमान से सीधा गिराया जाता था, इसलिए विमान को लक्ष्य के काफी करीब जाना पड़ता, लेकिन मौजूदा वक्त में इसमें ग्लाइड किट यानी UMP के जोड़कर इसे ग्लाइड बम में बदल दिया गया है, जिससे ये सुरक्षित दूरी से भी सटीक हमला करने में सक्षम है। यानी ग्लाइड किट लगने के बाद ये पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सटीक और प्रभावी हथियार बन गया है। अब जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती जा रही है, ये और भी खतरनाक रूप लेती जा रही है। यूक्रेन के लिए जून का महीना तो सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ है और यह दावा खुद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जून का महीना अप्रैल 2022 के बाद से यूक्रेनी नागरिकों के लिए सबसे घातक महीना रहा, जो मोर्चे से दूर मौजूद शहरों पर रूस के तेज हमलों के विनाशकारी प्रभाव को रेखांकित करता है। जून में कम से कम 293 यूक्रेनी नागरिक मारे गए, जिससे इस साल अब तक जान गंवाने वालों की संख्या लगभग 1400 हो गई है। यानी यूक्रेन को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब रूस ने यूक्रेन पर आज़ोव सागर में जहाजों पर बढ़ते हमलों को लेकर आतंकवाद का आरोप लगाया है। बता दें कि यह एक ऐसा रास्ता है जिससे उसके अनाज निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा संचालित होता है। वहीं कीव ने जंग में एक नया मोर्चा भी खोल दिया। कीव के ड्रोन बलों के कमांडर ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोनों ने रात भर में आज़ोव सागर में 11 रूसी जहाजों को निशाना बनाया है। इस बीच यूक्रेन की ताकत भी बढ़ती दिखाई दे रही है। यूक्रेन को फ्रांस से मदद मिलती नजर आ रही है। खबर है कि यूक्रेन को जल्दी ही 16 फ्रांसीसी रफाल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। फ्रांस के साथ हुए नए समझौते के तहत इन विमानों की तैनाती की तारीख भी तय कर दी गई है। फ्रांस और यूक्रेन के इस डील से रूस की चिंता जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन की कैद में अमेरिकी वैज्ञानिक की। तो चीन में अब तक सैन्य अधिकारियों के गायब होने की खबरें आ रही थी। फिर साल 2 साल बाद पता चलता था कि उन अधिकारियों को तो भ्रष्टाचार या किसी अन्य आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। टॉप सैन्य अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे कि इस बीच अमेरिका से भी खबरें आने लगी कि उनके परमाणु वैज्ञानिक गायब हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2023 से अब तक नासा, लॉस एलामोस और MIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ या तो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए या लापता हो गए। अपने अंतरिक्ष रक्षा और परमाणु अनुसंधान से जुड़े 10 प्रमुख वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या उनकी गुमशुदगी की इन घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। पहले से ही इसे लेकर शक की सुइयां चीन की तरफ इशारा कर रही थी और अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने गायब होते इन वैज्ञानिकों के पीछे चीन कनेक्शन को उजागर कर दिया है।
अमेरिकी संगठन ग्लोबल रीच ने बताया कि चीन ने अमेरिकी नागरिक और भूकंप वैज्ञानिक यानी सिस्मोलॉजिस्ट चेन युलिन को जासूसी के आरोप में करीब 2 साल से हिरासत में रखा है। 54 वर्षीय चेन को नवंबर 2024 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वे अपने परिवार से मिलने के लिए निजी यात्रा पर बीजिंग गए थे। चेन अमेरिका के फंडिंग वाले कई वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। उनका मुख्य काम भूकंप के आंकड़ों के जरिए एशिया में होने वाले परमाणु परीक्षणों का पता लगाना था। उन्होंने खासतौर पर उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों पर कई रिसर्च की है। और आप जानते हैं कि अमेरिका लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि चीन गुप्त परमाणु परीक्षण करता है। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता रहा है। यही वजह है कि उसने चीन को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जिस तरह से यह गिरफ्तारी हुई और उसके 2 साल बाद इसका खुलासा हुआ, उसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। ग्लोबल रीच का दावा है कि अमेरिकी सरकार को शक है कि चीन की विशेषज्ञता का इस्तेमाल अमेरिकी परमाणु परीक्षण पहचान प्रणाली को समझने के लिए करना चाहता होगा। वहीं चेन की पत्नी रोंग यूफांग, जो खुद भी एक वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि उनके पति पर लगाया गया जासूसी का आरोप पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि चेन का पूरा काम खुलकर और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 600 दिनों से उनकी अपने पति से कोई बात नहीं हुई है। 1 महीने पहले चीन ने एक और अमेरिकी रिसर्चर मिन जिन को भी जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार करने की पुष्टि की थी, जिसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों के लापता होने के पीछे चीन का हाथ तय माना जा रहा है। इस खुलासे के बाद अब अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ना भी तय है। पहले से ही दोनों देशों में कोल्ड वॉर जैसे हालात बने हुए हैं और अब इस मामले में चीन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। बहरहाल वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाइयां और उनके गायब होने की ये गुत्थी अब कैसे सुलझती है, ये देखना होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे जुड़वा भाइयों की, जिनके लिए ट्विंस होना मुसीबत बन चुका है। तो जब भी हम किसी जुड़वा भाइयों या बहनों को देखते हैं तो उनकी शक्लें मैच करने लगते हैं और उन्हें अलग अलग ना पहचान पाने पर काफी रोमांच भी महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही रोमांच अगर किसी के लिए मुसीबत बन जाए तो क्या हो? कुछ ऐसा ही हुआ है 2 जुड़वा भाइयों के साथ। ये मामला है इंडिया के गुजरात स्टेट के कैपिटल अहमदाबाद का। यहाँ ट्विंस होना 2 भाइयों के लिए इतनी आफत हो गई है कि भारत सरकार से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। अहमदाबाद में रहने वाले जुड़वा भाई संजीव और राजीव छाजेर दोनों ही बिजनेसमैन हैं। ऐसे में वो अक्सर ही हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर स्कैन करने वाली डीजी मशीनें उन्हें अलग अलग नहीं पहचानती। डीजी यात्रा में फेशियल ऑथेंटिकेशन के दौरान मशीनें उनके चेहरे को स्कैन तो करती हैं, लेकिन फर्क नहीं कर पाती हैं, जिससे दोनों भाई एक साथ इस सुविधा का लाभ भी नहीं उठा पाते। अक्सर ही स्कैन कराने के बाद उन्हें सुनने को मिलता है कि आपने दोबारा प्रयास किया है या 1 से ज्यादा बार एक्सेस। ऐसे में एक भाई को इस तेज प्रक्रिया से निकलकर मैनुअल लाइन में लगना पड़ता है। उन्हें इस मुसीबत का सामना तब करना पड़ता है जब एयरपोर्ट पर तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वहीं अब इससे परेशान होकर दोनों भाइयों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को खत लिखा है। दोनों भाइयों ने सरकार से मांग की है कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। यानी देखा जाए तो कुदरत के करिश्मे रोमांचक तो होते हैं, लेकिन कई बार वो हमें मुसीबत में भी डाल देते हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।